जैसा कि हमने आपको बताया था, दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं। मेरठ हमने क्रॉस कर लिया है। लगभग मेरठ से भी हम 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब जो दिल्ली से हम मेरठ की तरफ आए हैं, पहले जो पुरानी सड़कें थी, गाजियाबाद से मोदी नगर वगैरह होके आना पड़ता था। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता था। वैसे तो गाजियाबाद तक पहुंचते पहुंचते ही 2-3 घंटे लग जाते थे मालवीय नगर से। तो अब आप देख लो, लगभग कितना टाइम हो गया? 10:30 हुए हैं। रास्ते में हम हाईवे के ऊपर जो आए हैं, तो रास्ते में हम एक जगह पे रुक के नाश्ता वगैरह भी किया। तो 1-2 टोल प्लाजा भी आए। अब मेरठ है, मेरठ बाईपास से निकलते हुए जा रहे हैं। थोड़ा शहर की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक नज़र आ रहा था, लेकिन अब खुली सड़कें हैं। इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि हाईवे के ऊपर आपको 100 की स्पीड पे आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। और रास्ते में ये देखो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिरंगा जो है सारे देश में सब जगह पे आपको मिल जाएगा। और हमारा सीना गर्व से फूल जाता है जब हमारा तिरंगा टाइगर हिल पे झूला था पाकिस्तान से जीतने के बाद। और अब ये हमारी जो लड़ाई है अपने आप से जीतने की, अपने वजूद को कायम करने की लड़ाई, लोगों ने अपने घरों में तिरंगा बड़े गर्व से फहराया हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। और इस हाईवे के आसपास थोड़ी आबादी भी नज़र आ रही है, क्योंकि मेरठ है। मेरठ शहर तो अंदर है, ये बाहर का है। तो आबादी के बाहर आपको मालूम ही है कि किस तरीके से जितने भी पुराने शहर थे वो चारों तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक खासियत आपको बता दें, ये एक शिवा टूरिस्ट ढाबा है। ये भी चारों तरफ फैला हुआ है। आप गजरोला की तरफ जाओ, हापुड़ जाओ, और अब तो ये ढाबा उस तरफ भी आ गया है, जीटी करनाल रोड पर। तो एक जैन शिकंजी के बारे में आपको बता रहा हूँ। मोदी नगर में किसी ज़माने में जैन शिकंजी हुआ करती थी, बड़ी मशहूर एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन बहुत ही पॉपुलर थी। उसकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई कि आप जिस तरफ भी जाओ, यूपी में तो सब जगह आपको मिलेंगी ही मिलेगी जैन शिकंजी। एक जगह पे 10-10 दुकानें मिल जाएंगी। दिल्ली में आप जाते हो जब नोएडा से, तो तब भी जैन शिकंजी की कोई दुकान मिल जाती है। चारों तरफ आपको जैन शिकंजी पलवल रोड पे भी मिल जाएगी। तो लोगों के भ्रम हो जाता है कि ये जैन शिकंजी शायद वही है। मेरे को नहीं लगता कि वही है, लेकिन उसका नाम लोग प्रयोग में कर रहे हैं। लेकिन चीज़ क्या है कि जैन शिकंजी ने कोई ऐसा फार्मूला तो मेरे ख्याल नहीं डाला होगा, लेकिन उसकी किस्मत की बुलंदियाँ थी और उसका साफ सफाई होती होगी उस ज़माने में, जब आपको बर्फ़ बाज़ार से लेके डालनी पड़ती थी, सिलियों वाली। साफ़ सुथरा होता होगा मसाला जो है, शायद सभी वही यूज़ करते हैं। तो अब वो उसकी मेरे ख्याल तो 100-200 ब्रांचें तो हमने देख ली। ब्रांचें नहीं है उसकी, लोगों ने उसके नाम को उपयोग में किया हुआ है, साथ में उसको रेस्टोरेंट भी बना दिया। तो ये हमारा जो है बिजनेस का जो है फंडा है। लोग आसानी से किसी के नाम को यूज़ करके अपना बिजनेस चलाने जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते कि जो अगर आप साफ़ सफाई रखोगे, अच्छा खाना बनाओगे, अच्छी सर्विस दोगे, तो गाहक तो आपके पास दौड़ा चला आएगा। तो यही बात करते करते मेरे को ध्यान आ गया, किसी ज़माने में खालसा होटल, शेरे पंजाब खालसा होटल, इस नाम से बहुत होटल खुलते थे। और जब हम एक बार आज से 25-30 साल पहले की बात है, नेपाल गए काठमांडू में, तो वहाँ पर भी शेरे पंजाब, बम्बे में भी शेरे पंजाब, आपको बड़े बड़े शहरों में शेरे पंजाब होटल मिल जाया करते थे। आज भी मिलते हैं, शायद वो उस तरीके का स्तर नहीं बढ़ा पाते, तो फिर नाम से कोई काम नहीं होता। अगर आपका
काम अच्छा है, आपका खाना अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, तो होटल तो अपने आप ही चलेगा। ये शिवा टूरिस्ट ढाबा देखो आज की डेट में कितने लाखों रुपए की तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसका मतलब इनका काम भी काफ़ी अच्छा चलता होगा, खाना भी बहुत ज़रूरी अच्छा होगा। तो हम जब बढ़ते चले जा रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। मुजफ्फरनगर में जो पहले ट्रक वगैरह के ढाबे होते थे, मुजफ्फरनगर में दाल जो ढाबे की दाल होती है बड़ी मशहूर होती थी। तो जो अक्सर लोग दिल्ली से या देहरादून से आते थे तो मुजफ्फरनगर का इंतज़ार किया करते थे। मुजफ्फरनगर के ढाबों की दाल बड़ी मशहूर थी। अब काफ़ी साल हो गए, हमने अभी खाई नहीं है। कोशिश करेंगे कि अगर कोई पुराना ढाबा मिलेगा तो वहाँ पर कैसा स्वाद मिलता है। आजकल तो रेस्टोरेंट स्टाइल हर चीज़, जो फास्ट फूड वगैरह आ गए हैं, बच्चों को तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी जो पुराना फूड है, जो दाल है, दाल मखनी, खास तौर पे अरहर की दाल यहाँ पे यूपी में खास तौर पे मिलती है। तो यूपी में ज़्यादा मतलब अरहर की दाल भी होती है, लेकिन जो माँ की दाल जिसकी बात हो रही है, लोगों को वही पसंद है। तो जैसे ही कोई आएगा खास चीज़ तो हम आपको बताते जाएंगे। मुजफ्फरनगर शायद 30 किलोमीटर तक रह गया होगा। ये हमारे लेफ्ट हैंड पे श्री गुरु मंदिर नंगली तीरथ, ये एक तीर्थ स्थान है नंगली तीरथ। तो आप देख रहे होंगे मेरे साइड पे ये नंगली तीरथ के अभी आपने दर्शन कर लिए। तो ये अंदर जाके ये बोर्ड देख लीजिए, 7 किलोमीटर अंदर जाके नंगली तीरथ का स्थान आएगा। 33 किलोमीटर मुजफ्फरनगर रह गया है। जो हाईवे पहले बना था तो खाली था, अब चारों तरफ दोनों आसपास दुकानें काफ़ी हैं। यहाँ पर आपको टायर रिपेयरिंग की दुकानें भी काफ़ी मिल जाएंगी, और होटल, ढाबे, ये टायरों की दुकानें, मतलब किसी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी। हाईवे जो है इसके ऊपर आपको कई जगह पे आपकी स्पीड लिमिट के बारे में वो भी लगे होंगे, जिससे ऊपर जैसे आप गाड़ी से निकल के जाएंगे तो आपको स्पीड दिखा दी जाएगी। जिस तरीके से रेड लाइट होती है वैसे इंडिकेटर्स लगे हैं। जैसे आपने वो पार किया तो आपको स्पीड कितनी चला रहे हो गाड़ी की आपको पता लग जाएगी। वैसे तो आपके मीटर के अंदर भी होती है, लेकिन वहाँ पर भी आपकी स्पीड नोट हो जाती है। और इसमें हाईवे पे एक इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी जो है, क्योंकि 100 की स्पीड पे जब आप चला रहे हैं तो कम से कम 70-80 मीटर की दूरी आपस में एक दूसरे से वाहन से रखनी चाहिए, क्योंकि अचानक अगर ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक आपकी लगेगी नहीं और आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गाड़ी को जितना भी सेफ्टी के साथ चलाएंगे, ध्यान से आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो आपका जो सफ़र है वो भी सुहाना रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी को ओवरटेकिंग करने की कोशिश करते हैं और पता नहीं क्या लगा होता है पीछे, एवरेज वही निकलती है, क्योंकि आप ओवरटेकिंग करते हो, ब्रेक मारते हो, फिर चलते हो, गाड़ी का भी नुकसान होता है। अगर आप गाड़ी को सही तरीके से, अगर आपको पास मिलता है आप पास निकाल लो और ज़्यादा ब्रेके ब्रुके ना मार के कट कुट ना मारो, गाड़ी को सीधा चलाने की कोशिश करो। जब सड़क खाली आ जाए तो स्पीड आपकी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। एक्सीलेटर दबा के चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सीलेटर दबा के चलाते हो, गियरों को बार बार बदलते हो, तो आपकी एवरेज भी कम आती है। यहाँ पर एक बात जो है शालू मेरे को बता रहा था कि कौन सा पेट्रोल, कौन सा डीजल, कौन सी कंपनी का डालें ताकि उसमें हमारी गाड़ी की एवरेज ज़्यादा आए। शालू जी नमस्कार जी। ये जो आप जब भी पेट्रोल डालोगे, पहले तो यहाँ पे यूपी साइड तो इंडियन ऑयल सबसे बेस्ट है। कहीं भी डलाओ, हरियाणा, यूपी या कहते हैं हिमाचल प्रदेश, कहीं भी डलवाओ तो आपका इंडियन ऑयल सबसे बेस्ट है। HP ये मत डलवाओ। अगर आपको कोई रिलायंस मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है। दोनों की एवरेज सही है, रिलायंस की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे यूपी की साइड रिलायंस का कोई पेट्रोल पंप नहीं है।
हरियाणा साइड है, कई जगह मिलते हैं, कई जगह नहीं मिलते। तो अगर कहीं भी डलवाओगे सिर्फ इंडियन ऑयल डलवाना, इसके अलावा आपकी गाड़ी की एवरेज जो कैसे गाड़ी ज़्यादा की आएगी जो- वो भी बताओ। गाड़ी की जो एवरेज है वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। जहाँ आपकी अगर 15 की देती है तो 3-4 किलोमीटर की एवरेज का फर्क पड़ जाएगा, आपकी ज़्यादा देने शुरू कर देगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंडियन ऑयल डलाने से कि मैं गाड़ी की एवरेज सही निकलनी शुरू हो जाएगी। चलाने के ऊपर भी है, आप किस हिसाब से गियर बदलते हो। अगर तुम्हारी गियर, अगर तुम चौथे गियर में चला रहे हो और गाड़ी रोड खाली है, तुम्हारा 5वां गियर है, तो उसको भी डालो, तभी आपकी एवरेज की वो सही निकलेगी। और दूसरी बात, जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आप सोचते हैं कि रेस देने से गाड़ी तेज भागती है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी को अगर तुम थोड़ी सी भगाओगे 60-70 के स्पीड के बाद ना, आप उसकी रेस को हल्की हल्की छोड़ो, उल्टा उसकी स्पीड और तेज हो जाती है। अगर रेस दे के दबा के रखोगे तो इंजन में जोर पड़ता है, वो उसी स्पीड पे चलता है। जैसे जैसे हल्की हल्की रेस छोड़ोगे, एक तो एवरेज भी अच्छी निकलेगी, दूसरी बात गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। धन्यवाद। अब मैं ये चाह रहा था कि जिस तरीके से पेट्रोल की एवरेज बताई है, शायद आपको समझ आ गया होगा, शालू क्लियर कट तरीके से नहीं बता पा रहा, कि दूसरी कंपनियों की बदौलत इंडियन ऑयल जो है उसकी एवरेज काफ़ी अच्छी आती है शालू के कहने से मुताबिक, और उसने आजमाया भी है। क्योंकि हम तो कभी परवाह नहीं, ज़्यादातर लोग परवाह नहीं करते, पेट्रोल डालते हैं, डीजल चलते हैं, गाड़ी है, चलो चल ठीक है, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, लाइट आ रही है, चलो पेट्रोल डलवा लो, टैंकी फुल करवा लो। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप गाड़ी की एवरेज अच्छी निकालते हो तो आपका इंजन की भी वैल्यू, इंजन की भी जो वो है लाइफ, वो भी अच्छी चलती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं, वो जैसे जैसे कोई मौका आएगा हम बताते रहेंगे। जैसे हम पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों में किस तरीके से सावधानियां बरतनी है वो भी बताएंगे। क्योंकि पहाड़ों के बारे में मैं बता दूं कि अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं, कोई भी अनाड़ी है, कोई भी नया आदमी है, वो चढ़ा तो लेगा गाड़ी, क्योंकि गाड़ी को चलाना, जिसको चलानी आ गई, गियर बदलने आ गए, वो सोचता है कि मेरे को गाड़ी चलानी आ गई, वो अपना चढ़ाई के ऊपर रेस रूस दे के उल्टा सुल्टा गाड़ी कैसे भी चला लेगा। मेन चीज़ तो है कि गाड़ी को नीचे कैसे उतारना है सेफ्टी के साथ। ये चीज़ हम अगली वीडियो में आपको बताते रहेंगे। और भी जो वक्त बेवक्त चीज़ें जो हैं, जो आपको सावधानियां बरतनी है अपने सफ़र में। अब जैसे सफ़र में आपने सावधानियां बरतनी है, तो वो कई चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई, जैसे घर से हम क्या क्या चीज़ें लेके चले, क्या करें, क्योंकि हमारे से भी ज़्यादा नॉलेज उन लोगों को है। आगे जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी यूट्यूब से या वैसे चीज़ें हैं, उसके लिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अभी हम लगभग 20 किलोमीटर दूर हैं मुजफ्फरनगर से। हरियाली चारों तरफ आप देख रहे हैं, दूर दूर तक बड़े बड़े मैदान, खेत खलिहान आपको नज़र आ रहे होंगे। यूपी की यही खासियत है। यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, बहुत बड़ा राज्य है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें जीत के हमारे एमपी आते हैं, और देश की जो सरकार है वो इन्हीं एमपीज़ के साथ बनती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी डिटेल में हम ऑथेंटिक तरीके से आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको भी जानकारियाँ काफ़ी हैं। तो अभी मुजफ्फरनगर यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया, आगे रुड़की आएगा। हम हरिद्वार का 110 किलोमीटर है, 2 रास्ते हैं देहरादून जाने के लिए, एक वाया हरिद्वार, एक रुड़की सहारनपुर होके। सहारनपुर भी जाने की जरूरत नहीं है, रुड़की से सीधा छुटमलपुर निकल जाते हैं, छुटमलपुर से सीधा मोहंड होके हम देहरादून पहुंच सकते हैं। तो ये सफ़र हमारा चल रहा है। तो मैं तो ये जो पान ये आते हैं, ये क्या है, पान मसाला वगैरह, ये इनके फेवर में नहीं है हम, लेकिन लाखों करोड़ों की ऐड ये आप देख सकते हो। अब ये गणपति ढाबा भी आ गया। खाना खाना चाहिए, जो नए नए इतने इतने बड़े बड़े इन्होंने लगाए हैं, होर्डिंग लाखों रुपए के खर्चे के ऊपर लगाए हैं, तो नेचुरल बात है इनका खाना भी अच्छा होता होगा। जब भी आए अलग अलग होटल में, ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह। जैसे उधर
जीटी रोड पे जाते हैं, सबकी आदत बन गई। ये केसरिया, रबड़ी, घेवर, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। अगर जीटी रोड पे जाते हैं तो सभी दुनिया जाती है वहाँ पर। सुखदेव का ढाबा, उससे और भी अच्छे अच्छे बहुत ढाबे हैं। हम मैं तो यही आपको गाइड करूँगा, अगर आप रेगुलर सफ़र करते हैं या अलग अलग जाते हैं तो अलग अलग ढाबे भी हैं, तो उनके ऊपर भी खाना खा के देखें। शिवा ढाबा तो खैर खाने में लजीज ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 बार हमने खा के देखा है। और अगर आप जाते हैं जीटी रोड पे, सुखदेव के अलावा आप वहाँ पर मयूर ढाबे पर भी खाना खा के देखें। तो इस तरीके से ये KFC भी रास्ते में आ जाएगा, मैकडोनल्ड भी आ जाएगा। जीटी रोड में पहले जो लोग सोचते थे कि भाई यूपी जा रहे हैं, वहाँ पर दिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, ढाबे खुले मिलेंगे। ये मेरे सामने अब KFC आने वाला है, उसका होर्डिंग नज़र आ रहा होगा आपको। तो लगभग हम KFC रेस्टोरेंट आज शायद बंद है। कैफ़े डे, वो तो आपको पता होगा कि उसके मालिक ने सुसाइड कर लिया था, उसके बाद कंपनी का क्या हुआ कुछ आइडिया नहीं है। ये हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इसके बाद हम आगे सफ़र जो होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर करना, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो यार शेयर तो करना बनता है, क्योंकि शालू का भी हौसला बढ़ेगा। ये भी ना सोचता रहता है कि पब्लिक को, आप लोगों को, दोस्तों को कोई ऐसे टिप्स दे ताकि आपको उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ये देखो कितने कितने बड़े पेड़ हैं, खेत हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो ये शिवा ढाबा पार कर रहे हैं हम। ये शिवा ढाबा ओरिजिनल ढाबा नहीं लग रहा, ये शिवा टूरिस्ट ढाबा नाम बदल के लिखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, खाना तो खाना ही होता है। कई दफ़ा ऐसे ढाबों पे खाना अच्छा मिल जाता है। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। जहाँ पर ज़्यादा ट्रक खड़े होते हैं, पुराने ट्रक, तो वहाँ पर आपको खाना जो है ओरिजिनल भी मिल जाता है, देसी घी का शुद्ध खाना भी मिल जाता है, बजाय के ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और उसमें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना दिल है। ये मन्नत ढाबा भी किसी ज़माने में एक ही ढाबा था हरियाणा में, ये 4-5 लड़कों ने मिलकर लिया था। अब ये कई जगह पे इन्होंने अपने ढाबे खोल लिए। तो बिजनेस तो करने वालों, झिलमिल ढाबा, मैं झिलमिल ढाबे का नाम ही ले रहा था क्योंकि मयूर ढाबा बताया, और झिलमिल ढाबा भी जीटी करनाल रोड पे है, तो इस तरफ भी है। तो ये करनाल मुजफ्फरनगर का एक चीतल ढाबा बहुत मशहूर, वो जो मैं जिसकी वजह से मैं आपको बताने जा रहा था, चीतल ढाबा जो है बहुत पुराना ढाबा, वहाँ पर नहर के ऊपर बना हुआ। तो जब यहाँ से मेरठ से लेकर कोई भी रुकने की जगह नहीं होती थी, तो जो बसें होती थी उत्तर प्रदेश रोडवेज की, वो चीतल ढाबे पर रुका करती थी, और वहाँ पर लोगों को आनंद आ जाता था नहर के किनारे पकोड़े खाने का। तो अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जगह जगह हाईवे और ओवरब्रिज बन चुके हैं। ये मेरे राइट हैंड पे खतौली, अगर आपको खतौली जाना है तो हाईवे से राइट हैंड पे आप खतौली की तरफ मुड़ जाएंगे। अब लगभग 20 किलोमीटर मुजफ्फरनगर रह गया है। तो मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। जैसे एक वीडियो में अगर 5, 10 भी 20 भी नए सब्सक्राइबर आते हैं तो जो हम लोगों का हौसला और बढ़ता है, फिर हमारा दिल करता है कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको नई से नई जानकारी वीडियो के साथ देते रहें। तो आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।